डाउट है पेपर में कुछ? पेपर में कोई डाउट है? बताओ जरा। दिखाओ पेपर देना मैं। In a sample of hydrogen atoms, electrons de-excite from a level n to 1. The total number of lines belonging to Balmer series are 2. If electrons are ionized from level n by photon of energy, then the kinetic energy of ये हमारा कहाँ रहा होगा? n इक्वल टू 4 में रहा होगा, ये समझ में आता है ना? हाँ, तो n-1, n-2, n-3, n-4 ऐसे चलता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही देख सकते हैं। और वो गए थे ना, कौन सा 40? ये क्या कह रहा है? द वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन दिया हुआ है, तो साई बराबर 1/√पाई 1/A0 1/A0 की पावर 3/2 e की पावर -R/A0, where A0 is Bohr's radius of hydrogen atom. Bohr's radius क्या होती है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की रेडियस। द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन एट R इक्वल टू 2A0 और R इक्वल टू A0 इन अ स्मॉल सेल ऑफ थिकनेस dr. तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये पूरे सेल की बात कर रहा है। तो ये हम जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसमें वैसे भी 1s के लिए s ऑर्बिटल के लिए एंगुलर वेव फंक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई होता है, तो डायरेक्टली हम इसमें क्या कर सकते हैं, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r। समझ में आ रहा है? यही होता है ना, 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर r। तो यहां पर 4 पाई r स्क्वायर और r हमारा पहले कितना दिया है उसने, A0 पर, तो ये हमारा A0 का स्क्वायर और साई स्क्वायर r की अगर हम बात करते हैं, तो साई स्क्वायर r आ जाएगा हमारे पास 1/पाई, है ना, और 1/पाई के बाद में 1/A0 का क्यूब और e की पावर माइनस में 2r/A0, ये आएगा अपॉन में रेशियो 4 पाई इंटू में 4A0 का स्क्वायर और 1/पाई, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और e की पावर, ये हमारा 2 बचेगा ना, सिर्फ A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 1 बचेगा, तो ये e की पावर -1 और ये e की पावर -2, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो e की पावर -1 अपॉन में 4 e की पावर -2, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, वो मैंने उल्टा निकाल दिया है ना, समझ गए ना, उल्टा निकाल दिया है मैंने, लिख लें, ये क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है? 39 का
बी क्यों होगा, ये तो लिखवाया है मैंने, एल आई पॉजिटिव ज्यादा होता है। क्या, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो ये e की पावर -2 आएगा और ये e की पावर -4, तो फिर ये कितना आ जाएगा, e की पावर -2 अपॉन में 4 e की पावर -4, तो e² अपॉन 4, हाँ उल्टा ही आएगा वैसे, 4 अपॉन e² ही आंसर होगा। नहीं याद क्यों रखना है, कौन सा 39, तो इसलिए लिखवाया है मैंने, दिमाग में रखना पड़ेगा। 39 तो लिखवाया ही इसलिए कि दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी तो ठीक है, पेपर आसान ही लग रहा है मुझे। चलें, ठीक है, ये लिख लो फिर उसके बाद चलते हैं।
सा बताना है? 47. 25 ml of a solution containing HCl and H2SO4 required 25 ml. देखो जरा, $25 ml of a solution containing HCl and H2SO4. HCl plus H2SO4 require 10 ml of 1 molar NaOH solution for complete neutralization. तो 10 ml of 1 molar का मतलब कितना हो जाएगा? 10 millimole. 20 ml of the same acid mixture on being treated with excess of AgNO3 gives, ठीक है, हो जाएगा ये तो इसके अंदर AgNO3 के कितने मोल्स आ जाएंगे? 0.1435 डिवाइड बाय 143.5, तो ये हमारा हाँ ठीक है, ये 1/1000 डेट इज 1/1000 आएगा ना, तो 1/1000 आएगा, तो 10 to the power -3 मोल. 10 to the power -3 मोल का मतलब 1 मिलीमोल, और 1 मिलीमोल हो जाएगा, इसका मतलब ये 1 मिलीमोल रहा होगा नहीं. इसमें यहाँ पर 25 ml ऑफ अ सॉल्यूशन containing HCl and H2SO4 require 10 ml of 1 molar NaOH solution for complete neutralization. तो ये अभी 25 ml है, और इसी का सेम सॉल्यूशन 20 ml ले लिया. अगर हमने 20 ml ले लिया तो यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा. हाँ, HCl से बना होगा. तो यहाँ पर HCl है हमारे पास 1 मिलीमोल. कितना है? 1 मिलीमोल. तो इसमें कितना होगा ये निकाल सकते हैं. तो 20 ml में HCl हमारे पास 1 मिलीमोल है, तो 25 ml में कितना होगा? 1 डिवाइड बाय 20 इंटू 25, ये हमारा 5/4, 1.25 मिलीमोल, यही आ जाएगा, है ना. तो 1.25 मिलीमोल इसमें होना चाहिए HCl, और ये 1.25 मिलीमोल होगा. ये हम मान लेते हैं कि ये पड़ा है हमारे पास x मिलीमोल, ठीक है. और ये भी हम जानते हैं, इससे H पॉजिटिव 1.25 ही आएगा, प्लस इससे कितना आएगा? 2x बराबर कितना आ जाएगा? 10. तो ये हमारे पास 2x बराबर 8.75, तो x बराबर कितना आएगा? 4.375. समझ में आ रहा है? 4.375 मिलीमोल. अब ये पूछ क्या रहा है? इफ मोलैरिटी ऑफ S, क्या हुआ? क्या? अरे 20 ml of the same acid mixture on being treated with excess of AgNO3 gives this, मतलब इसमें HCl का 1 मिलीमोल है ना, तो इसमें अगर 20 ml में 1 मिलीमोल है तो इसमें कितना होगा ये निकाला है ना मैंने. फिर कैसे गड़बड़ हो सकती है? 20 ml में अगर इतना है तो 25 ml में इतना कितना होगा ये निकाला है ना. अब ये क्या कह रहा है? मोलैरिटी ऑफ HCl इज x. अभी ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात कर रहा होगा, है ना. तो कंसंट्रेशन ऑफ HCl, अच्छा क्वेश्चन है ये, बराबर कितना आ जाएगा? 1.25 डिवाइड बाय 25. क्लियर है? और कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 ये आ रहा है हमारे पास 4.375 डिवाइड बाय 25. तो यहाँ पर x प्लस वाई 1.25 प्लस 4.375 डिवाइड बाय 25, यही हो जाएगा, इंटू 1000, ये आ जाएगा 40. ये कितना आ रहा है? 5.625. तो 5.625
इंटू 40, तो 56.25 इंटू 4, समझ में आ रहा है ना? तो हाँ, आंसर क्या है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसका सही है ये? किसी का सही नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। और अगर आप लोग मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल ही सिलेक्ट नहीं होगे, है ना? मैथ्स आप लोगों का बहुत गड़बड़ है, बिल्कुल ही खत्म है। 20-20, 15-15, 10-10 नंबर लाते हो आप लोग मैथ्स में, क्या पढ़ते हो? नहीं आएगा ना, इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो से, क्योंकि स्पेशल केस है वो, तभी तो मैंने लिखवाया है आपको। ये लो, मॉड्यूल का बाद में पूछ लेना, पढ़ाते हैं। हाँ वो तो, लेकिन यहाँ से ये पता लग रहा है ना, ये ज़्यादा ठीक लग रहा है मुझे। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है ये। चले आएंगे, चलो। आयनाइजेशन एनर्जी सिखा दिया था मैंने, है ना? नेक्स्ट लिखो, ये क्वेश्चन बढ़िया है, समझ गए ना? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के एप्लीकेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक बात सोचो, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब होता है मेटल्स का काम करना, और मेटल्स का काम करना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जहां पे आयोनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी वो मेटल का काम बहुत अच्छे से करेंगे। ये बात समझ में आया? तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं, एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखो जरा, बाद में लिखना, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी जनरल ट्रेंड में बढ़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। मेटल से नॉन मेटल की साइड जाते हैं हम, है ना? ऊपर से नीचे, डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, घटे, जनरल ट्रेंड है ये। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बात समझ में आया? दूसरे ट्रेंड की बात करते हैं। दूसरा ट्रेंड होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब भी होता है खुद ऑक्सीडाइज होना, दूसरे को रिड्यूस करना, और दूसरे को रिड्यूस करना मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना। तो यहां पर भी सेम कहानी आ जाएगी, एज आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो यहां पर डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज। अब बच्चों ये ट्रेंड लगभग हर जगह फॉलो करेगा, लेकिन रिड्यूसिंग कैरेक्टर अकेले आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, है ना? दिस ट्रेंड इज फॉलोड
एवरीवेयर एक्सेप्ट, कहाँ पर ये ट्रेंड फॉलो नहीं करेगा? देखो इधर जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था, लेकिन ये ऑर्डर नहीं होता। यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये ऑर्डर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है ना, ओवरऑल मतलब सब चीजों, ओवरऑल डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एच सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन आयोनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा एच हाइड्रेशन। अभी सिखाऊंगा मैं ये हाइड्रेशन, तो आज मतलब इसी चैप्टर में आ जाएगा हाइड्रेशन। इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो हम अकेले आयोनाइजेशन एनर्जी से आंसर दे देते हैं तो लगभग आंसर सही भी आते हैं, लेकिन इस जगह पर आंसर सही नहीं आता। ये बात समझ में आया? बाकी जगह पर राउंड द ग्रुप जाने पे आप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ा ही देना, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? लिख लें। लिथियम का बहुत ही ज्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। मैथ्स पढ़ो बच्चों आप लोग, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्ट तो नहीं होने वाले हो। मतलब सिलेक्ट तो हो जाओगे, ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो मैथ्स जरूर पढ़ें। एक कोने में बैठता है, ये क्यों नहीं आया? अच्छा, कल भी नहीं आया था। समझ पा रहे हैं ना?
लिख लिया। अब देखो जरा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मेनली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से डिफाइन करेंगे, है ना। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सोडियम Na पॉजिटिव, आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी। ये A Na प्लस से Na+2, ये B मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव, ये A मैग्नीशियम पॉजिटिव से Mg+2, ये B। अब यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो बच्चों ये सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है और ये मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है। ये सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है, ये सोडियम मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी 2 है। आप एक बात तो देखो, एक बात समझो, जनरली हम जब दिमाग लगाएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2 की वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से ज्यादा होगी हमेशा। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलना है वो 2p6 मतलब फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकलना है। बड़ी तकलीफ है, तो सबसे ज्यादा यही होना चाहिए। अरे यार, ये C ले लो और ये D ले लो, तो सबसे ज्यादा हो गया B। B के बाद अब A और C में तो हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है ना, तो ये C आएगा और ये A आएगा। क्लियर है, समझ गए, लिख लें। चलें नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें एक लाइन लिखो था, लिखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक लाइन लिखो था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड the amount of energy released due to addition of an electron in an isolated gaseous atom, due to addition of an electron in an isolated gaseous atom is called electron gain enthalpy. Is called electron gain enthalpy. Is called electron gain enthalpy. बच्चों ये जो enthalpy वर्ड है ना, ये H होता है और ये हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइंड होता है। कितने के लिए? 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। इसमें डेल्टा लग जाएगा, तो डेल्टा है चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस
रिएक्टेंट का एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे जनरली। रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री डिफाइन करते हैं, अभी थर्मोडायनेमिक्स में भी मैं सिखाऊंगा। ये लिखो आप। नेक्स्ट लिखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड this is also called as electron affinity, also called as electron affinity. However, it is a tendency to accept electron. It is a tendency to accept electron and is generally positive. तो यहां पर बच्चों जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बराबर में माइनस का डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखते हैं। बात समझ में आया? जैसे बच्चों एक चीज समझो, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी लिखा है, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, तो डेल्टा H नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक है। डेल्टा H नेगेटिव का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं तो C प्लस डी गिव्स A प्लस बी हो जाए, तो ये डेल्टा H इसी रिएक्शन का पॉजिटिव, और जिन रिएक्शन का पॉजिटिव होता है इनको क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक। क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक। कोई तकलीफ आपको? अब एक बात समझो, जैसे मान लो कोई एटम है, तो ये न्यूक्लियस होगा, ये उसमें सेल्स होंगे, ये सेल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये सेल्स में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आ पा रहा है? ऐसा कुछ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दैट इज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन इलेक्ट्रॉन के साथ में रिपल्शन शो कर रहा होगा, लेकिन न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन शो कर रहा होगा। तो जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन। न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद आएगा तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। अट्रैक्शन अगर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी और आवर माइनस का k q1 q2 अपॉन r, है ना? तो एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो जैसे जैसे ये आता जाएगा एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो जनरली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। ये बात समझ में आया? जनरली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं? कि कुछ जगह पे पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रहा है? लिखेंगे अब तो। हाँ ठीक है, लिख लो, चलता है इतना तो। लो अब ठीक है। हाँ बस यही छोटे मोटे फायदे हैं इसके, नहीं इसी के पैसे हैं इसके, नहीं सीधी लाइन खींचने के, डॉटेड लाइन खींचने के, सर्कल बनाने के, परफेक्ट सर्कल बन जाता है। लेकिन वो बेंजीन में सर्कल बनाते बनाते इतना परफेक्ट सर्कल बनता है ना, ये काम चल जाता है, जरूरत ही नहीं पड़ती।
मैथ्स नहीं पढ़ते तुम? नहीं पढ़ते? हाँ, वो मेरे को एक्सक्यूज मत दो, खुद को दे लो पहले। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं होगा बिना मैथ्स के। चलें? हाँ, लिखो the incoming electron here experiences the repulsion. The incoming electron here experiences the repulsion from electron which is already present. Repulsion from electron which is already present. It also experiences attraction from the nucleus. In most of the cases, for first electron gain enthalpy, or first electron affinity, attraction is dominant over repulsion. So first electron gain enthalpy equal to negative. Electron gain enthalpy equal to negative. But line change करके लिखना. But after formation of uni-negative anion, repulsion of electron is dominant. Uni-negative anion मतलब सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोमिनेंट क्योंकि सरफेस पे नेगेटिव चार्ज अब ज्यादा आ जाएगा. रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोमिनेंट. So energy is required for addition of other electron. Hence second electron gain enthalpy is positive. ब्रैकेट में लिख लेना ऑलवेज. सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऑलवेज हमेशा पॉजिटिव होगी. मतलब हमको एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन देना है किसी भी एटम को. तो thus sign of first electron gain enthalpy and second electron gain enthalpy are different. So they can't be compared. However, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is greater than magnitude of
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लिया? तो बच्चों अगर हम ओवरऑल देखें एक एटम के लिए तो जनरली डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 लेसर देन 0 जनरली, और डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। और अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 ग्रेटर देन 0 है ना ऑलवेज। ये नेगेटिव होगा तो भी वैल्यू कम ही होगी, तो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही होगा, और ये पॉजिटिव होगा तो कोई बात ही नहीं है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? ऑलवेज में कभी कोई रट्टा नहीं है। जनरली ये नहीं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये नहीं, मैं सिर्फ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूंगा। क्वेश्चन में तुमको पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलें, लिख लिया? देखो अब देखो जरा फैक्टर्स अफेक्टिंग, देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मतलब -200 और -300 में किसको बड़ा मानूंगा? -300। समझ गए? अब यहां पर क्या होता है ना कि जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी, और अगर जेड बढ़ेगा तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेगी। क्लियर है? अगर हमारा सिग्मा बढ़ेगा, सिग्मा बढ़ेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, तो नेगेटिव कुल मिला के नेगेटिव डेल्टा एच रिलीज, एनर्जी रिलीज ज्यादा से ज्यादा कब होगी? जब अट्रैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ये बात समझ में आ रही है? समझ गए ना? उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ये हमारा लेफ्ट टू राइट जाने पे, और ये हमारा यही फैक्टर्स लगाते हैं। कुछ बात और करते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन, कार्बन और नाइट्रोजन लिखा हुआ है, यहां पर 1s2 2s2 2p2 और 1s2 2s2 2p3। यहां पे ये हाफ फिल्ड ऑलरेडी है, और यहां पर हाफ फिल्ड बनना है, काफी अट्रैक्ट करेगा ये, जिससे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले तो एनर्जी अच्छी खासी रिलीज करेगा। कार्बन और नाइट्रोजन में ये होना चाहिए था नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, लेकिन होगा क्या? ये। इसी तरीके से सिलिकॉन टिन, यहां पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, सबके अंदर यही फैक्टर आएगा। लिख लें।
चलें, लिख पा रहे हैं? अब बच्चों मैंने आपसे कहा मोस्ट ऑफ द केसेस में अट्रैक्शन इज डोमिनेंट ओवर रिपल्शन, लेकिन कुछ जगह ऐसी होंगी जहां पर रिपल्शन इज डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन। वही लाइन लिखते हैं हम, लिखो नाइट्रोजन 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 सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, कॉमा करके लिख लेना, नाइट्रोजन सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स एंड ऑल नोबल गैसेस, नाइट्रोजन second A group elements and all noble gases have delta H electron gain enthalpy equal to positive, that is greater than 0, that is greater than 0. That is greater than 0. Clear है? Due to resistance of addition of electron, due to resistance of addition of electron in half filled p orbitals in nitrogen, in half filled p orbitals in nitrogen, comma fully filled s orbitals, comma fully filled s orbitals and p orbitals, fully filled s orbitals and p orbitals in second A and noble gases elements respectively, in second A and noble gases elements respectively, second A and noble gases elements respectively. समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ? तो ये तीन चीजें याद रख लो, नाइट्रोजन अकेला नाइट्रोजन, सेकंड है पूरा और नोबल गैसेस पूरा, इनमें रिपल्शन इज डोमिनेटिंग ओवर अट्रैक्शन। अब एक बात और समझो, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये मैंने जो भी ऑर्डर बताए हैं ये सब नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बताता चल रहा हूं मैं, ये बात याद रखना। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इसका डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा है? पॉजिटिव। इनका डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। ऐसा क्यों? इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है और हाफ फील्ड तो ये सारे ही है, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं है, इसमें डी ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी इनकी ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, कार्बन फैमिली से तो कम ही होती है, हाँ, लेकिन ये नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट लिख लो। कैसे नहीं आता? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो थर्ड पीरियड में डी खाली नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना? चलें, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ
नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहां पर समझना, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसमें नेगेटिव लगा दो, लॉजिक यही है, तभी तो -200 -300 में -300 का माइनस दैट इज 300, तभी तो बड़ा हो रहा है। क्लियर है? तो नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो नाइट्रोजन की तो पॉजिटिव होती है, तो नाइट्रोजन तो नेगेटिव में चला जाएगा, तो नाइट्रोजन तो सबसे पीछे हो जाना चाहिए। आया समझ? बोरॉन और कार्बन में कार्बन की ज्यादा होगी, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, अरे नेगेटिव ही तो बढ़ती है, तो यहां पर बोरॉन आ जाएगा, बोरॉन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन। क्लियर है? क्लियर है? अब यही अगर हम लिखते हैं, ये समझ में आता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी डेल्टा एच ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा? ग्रेटर देन 0, यही होगा। तो फिर माइनस में डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज लेस देन 0। एक्चुअल में ये मैं अगर आप बहुत लॉजिकली समझ पाते हैं तो ये मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ही बातें कर रहा हूं सारी, नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो पॉजिटिव में कंपेयर करना आसान है, तो क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है, उसका अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ, तो एक क्वेश्चन अगर हम और करते हैं, अच्छा इसको मैं लिख देता हूं यहाँ, क्या होगा ये? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही होता है। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है, तो फॉस्फोरस की तो नेगेटिव ही होती है ना, इसमें भी हमें नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर अब सबसे कम कौन होगा? एल्यूमिनियम। अरे नेगेटिव ही है ना, अगर ये नेगेटिव ही है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था, अरे इससे कार्बन की हमने इससे सॉरी नाइट्रोजन का इससे कोई कंपैरिजन थोड़ी सीखा है, तो यहां पर ये तो सबसे लास्ट ही होना चाहिए, तो ये सब लास्ट नाइट्रोजन क्यों चला गया? नेगेटिव हो जाता है और वो पॉजिटिव होंगे सारे, लेकिन यहां तो फॉस्फोरस नेगेटिव ही है। अरे आ रहा है समझ? तो यहां पर एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद कौन आ जाएगा? फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर। क्लियर? अरे इन दोनों में तो एक्सेप्शन दिखाया ना अभी मैंने, समझ में आया? उसमें पूरा रट्टा ये किसके कारण आया है पूरा? क्योंकि वो पॉजिटिव होती है। लिख लें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि सबसे ट्रिकी क्वेश्चन ही इसका बनेगा। चलें क्या? लिख लिया? अब देखो जरा, जैसे बच्चों मैंने आपको सिखाया कि नोबल गैस की पॉजिटिव होती है, लेकिन नोबल गैस में भी हाईएस्ट पॉजिटिव किसकी होती है, ये निकालना है हमको। लिखो एक लाइन, इन नोबल गैसेस
noble gases, highest positive delta H electron gain enthalpy equal to neon. Highest positive delta H electron gain enthalpy equal to neon. अगर बच्चों यहां पर दिमाग लगाएं हम, नियॉन की हो रही है, इसका मतलब नियॉन इलेक्ट्रॉन लेना बिल्कुल ही नहीं चाहता, तभी तो सबसे ज्यादा जबरदस्ती एनर्जी देना, मतलब जबरदस्ती वो काम कराना चाह रहे हैं, रिलीज होती तो खुद वो काम करता। समझ में आ रहा है? तो नियॉन की सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि नियॉन के अंदर ना तो वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा है ना, और नियॉन का 2s2p6 मतलब वो सेटिस्फाइड है, उसे चाहिए ही नहीं इलेक्ट्रॉन, आ ही नहीं सकता उसके पास। बात समझ में आ रहा है? लिखो एक लाइन, ये लिख लो पहले, आप लिख लिया ये? ठीक है, लिखो दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, this extra stability is mainly referring to NH2NP6 configuration। समझ पा रहे हैं ना? Thus हीलियम ब्रैकेट में लिख लेना 1s2, हीलियम 1s2 does not have extra stable configuration, and from argon a vacant d orbital is present। where electron is more easily added, समझ पा रहे हैं? Thus neon has maximum positive delta H electron gain enthalpy। समझ गए? बल्कि पता है हीलियम सबसे लास्ट में होता है, सबसे ज्यादा नियॉन, हीलियम सबसे कम, है ना? अभी मैं ये लिखवाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा पी ब्लॉक में। देखो ये होता है सेकंड ग्रुप और ये होता है थर्ड ग्रुप, सॉरी सेकंड पीरियड। थर्टीन्थ ग्रुप से बैगन आलू, कार्बन सिलिकॉन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, अब मैं नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर करना चाहता हूं, है ना? तो यहां पर अगर हम देखते हैं लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट नेगेटिव में बढ़ती है, कार्बन और नाइट्रोजन में तो दिक्कत है ना? और यहां पर तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव में होनी चाहिए थी, वो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की, लेकिन होती किसकी है? क्लोरीन की। तो यहां पर ये हमारा ऐसा है, और जनरली पता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं तो यही ऑर्डर होता है, थर्ड की सबसे ज्यादा, थर्ड के बाद सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या होता है ना, बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो रिपल्शन बढ़ जाता है इलेक्ट्रॉन में, तो हल्की सी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी कम होती है। और क्लोरीन में ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात समझ में आया? तो पूरी पीरियोडिक, और ऐसा फ्लोरीन के लिए नहीं, ऐसा सबके लिए है। बात समझ में आ रहा है? इसमें तो केसी अलग चलता है हाफ फील्ड के कारण। तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की। बात समझ में आया क्या कहा मैंने? ये लिखो आप, ये सब नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कंपेयर हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
लिख पा रहे हैं? चलो समझो जरा आप, एक लाइन लिखो, नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। लिख लें, this is due to relatively small size of fluorine, relatively small size of fluorine and absence of d orbital, electron density increases, so electron feels more repulsion, hence negative delta H electron gain enthalpy decreases, but in chlorine density decreases, repulsion decreases, electron affinity increases। समझ गए? इसलिए नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा, फिर उसके बाद ब्रोमीन, फिर उसके बाद आयोडीन, ये ऑर्डर होता है हैलोजन फैमिली का। क्लियर है? ये ऑर्डर किसका? हैलोजन फैमिली का। समझ पा रहे हैं? इन जनरल थर्ड पीरियड एलिमेंट का पी ब्लॉक के अंदर मेनली, सेकंड पीरियड एलिमेंट से क्या होता है बच्चों? ज्यादा होता है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक? देखो जरा, समझे? लिख लिया? मैं कराता हूं, देख लेते हैं। एन गिब्स एन नेगेटिव, ये अगर हमारा बना होगा तो ये एन प्लस इलेक्ट्रॉन गिब्स एन नेगेटिव। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है, ये हमारा रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाइट्रोजन, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होता है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है तो एंडोथर्मिक ही पूछा है उसने, तो एक तो ये हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देखो, एन नेगेटिव गिव्स एन प्लस इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो मैं इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से नहीं जानता, लेकिन मैं उसके उल्टे प्रोसेस को बहुत अच्छे से जानता हूं। उल्टे प्रोसेस को अगर बहुत अच्छे से जानता हूं तो ये हमारा वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ N नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी कभी नहीं जानते हम, तो आप उसको उल्टे से किया करो। कभी भी नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा जाए तो उसको उल्टे से करो। तो ये N प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स N नेगेटिव, इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगी, तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। ये बात समझ में आया। तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा हमारा, आयोनाइजेशन, ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। एटम और कैटायन का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन एनायन का आयोनाइजेशन एनर्जी मे बी नेगेटिव। बात समझ में आ रहा है। और किनका नेगेटिव होगा, जिनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आ रहा है। सिंपल सा लॉजिक है। तो नेगेटिव का आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा किससे निकालोगे, उल्टा करके। बात समझ में आ रहा है। जैसे तीसरा वाला, ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स डेल्टा H बेरिलियम, ये कैसा होता है, पॉजिटिव। अभी लिखवाया ना, सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स, तो एक ये हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Be नेगेटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दो आंसर होंगे। क्लियर, लिख लें। बोलो यार, समझ पा रहे हैं, कोई तकलीफ, पक्का, तकलीफ तो पेपर में ही होती होगी, हाँ नहीं, हाँ नहीं बनेंगे, नहीं ही बनेंगे, नहीं ही बनेंगे। जब तक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्डकोर नहीं होगी सवाल तो नहीं बनने वाले। जब तक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्डकोर नहीं होगी ना, तब तक तो सवाल नहीं बनेंगे। बात समझ में आ रही है। क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न पता है, यही है, प्रैक्टिस कम है। जब तक पेन घर पे कॉपियाँ भरेंगे नहीं ना, तो रजिस्टर रफ वर्क भरेगा नहीं मैथ्स में, तब तक आपका क्वेश्चन बनना ही नहीं है। और मैथ्स इंप्रूव कर लो, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत आएगी। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत एग्जांपल भी दे दिए मैंने आपको, कि 97 98 पे ही रह जाते हैं अगर मैथ्स अच्छा नहीं होता तो। मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, तो मैं, समझ में आ रहा है। तो मैथ्स में दिक्कत आती है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। मैथ्स को बहुत ज़्यादा समय दो, और 8 घंटे तो पढ़ो ही, वो तो मिनिमम क्राइटेरिया है ही कि 8 घंटे अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होना। आप सोचो ना, फिजिक्स में अभी क्या सीख रहे हो, हाँ अभी फिजिक्स में अच्छे चैप्टर आने हैं अभी तो, बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ये सब आना है अभी तो। केमिस्ट्री में भी अभी अच्छे चैप्टर्स तो आने हैं, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दो अपनी, क्लियर है ना। अच्छे चैप्टर का मतलब ये नहीं होता कि कुछ अलग हो जाता है, बस ये है कि उसमें वेरिएशन ज़्यादा आ जाएंगे। सिखाएंगे सब कुछ, बस वो सीखते जाओ और 8 घंटे घर पर पढ़ो जो होमवर्क दिया जाए। होमवर्क जरूरी नहीं है पूरा, लेकिन एक्सरसाइज 1 और 2 तो पूरा कर लो। एक्सरसाइज 1 2 और वो जो PYQ JEE मेंस के, इतना कर लो आप। बात समझ में आ रहा है ना, इतने से भी आपका काम बहुत अच्छा मेंस में तो बन ही जाना है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं। देखो इधर नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन, क्लोरीन, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव। देखो इधर
अब नेगेटिव वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने का एक ही तरीका होता है, क्या तरीका होता है? उल्टा, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से सोचते हैं। तो यहां पर फ्लोरीन क्लोरीन F नेगेटिव, और फ्लोरीन और क्लोरीन में तो आयनाइजेशन एनर्जी में कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन और क्लोरीन में तो समझ में आया। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में दिक्कत है नेगेटिव वाली, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बच्चों एक बात सोचो आप, F नेगेटिव गिव्स इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, क्लियर है? Cl नेगेटिव गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात सोचो, मेरे को ये तो मैं नहीं जानता ये वाला प्रोसेस, लेकिन उसको उल्टा जानता हूं। तो फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F नेगेटिव, उसमें मान लेते हैं उसकी वैल्यू आई होगी कुछ नेगेटिव में, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Cl नेगेटिव, उसकी वैल्यू आई होगी कुछ नेगेटिव में, ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी? क्लोरीन की, नेगेटिव में। मान लेते हैं इसकी -300 आई, इसकी -400 आई, तो इसका उल्टा, ये 400 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका। समझ गए? समझे क्या कहा? तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर देखो, न्यूट्रल वाले तो ज्यादा ही, कैटायन जनरली ज्यादा कर देना, फिर न्यूट्रल, फिर एनायन, तो ये फ्लोरीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, लेकिन ये Cl नेगेटिव आएगा और ये F नेगेटिव आएगा। लिख लें, चलें, समझ पा रहे हैं बच्चों? मैंने आपको सिखाया पी ब्लॉक के अंदर जनरली थर्ड पीरियड, फिर सेकंड पीरियड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसा ऑर्डर सिखाया। अब यहां पर एक बात और सीख लो, इन chalcogens ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है? नेगेटिव, एक क्वेश्चन पक्का है पीरियोडिसिटी का 100%। अब पीरियोडिसिटी का आए नहीं आए, पी ब्लॉक आएगा, पूरा पीरियोडिसिटी है। पी ब्लॉक क्या है? पी ब्लॉक में आपको एनसीईआरटी से खुद पूरा एक एक लाइन समझाऊंगा, समझ में आ रहा है? उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, तो पी ब्लॉक में इतने से काम होता है। अब पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब के लिए आपको पीरियोडिसिटी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिसिटी बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आएगा तो बात बन जाएगी, समझ में आ रहा है? पी ब्लॉक में फिर कुछ नहीं है। आपको पी ब्लॉक टफ लगता होगा ना, पी ब्लॉक ऐसा लगता होगा बहुत याद करना है, उसमें 80% चीजें याद नहीं करनी, उसमें 80% चीजें पीरियोडिसिटी बॉन्डिंग की लगती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग है पूरा, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं आएगा अगर बॉन्डिंग नहीं आएगा तो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? इसलिए ये सब चीजें सीखो आप बहुत अच्छे से। नेगेटिव डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सबका तो नेगेटिव ही होता है। तो हमने क्या सीखा था? सल्फर के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन। लिख लें, समझ पा रहे हैं? कोई तकलीफ? लिखो ये, क्लियर है? ये समझ गए ना? चलें क्या? क्वेश्चन लिखो, कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
O नेगेटिव, S नेगेटिव, Se नेगेटिव, Te नेगेटिव। बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो वही उल्टा सोचो, सबसे ज्यादा किसकी होगी? सल्फर। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो S नेगेटिव, फिर Se नेगेटिव, फिर Te नेगेटिव, फिर O नेगेटिव। क्लियर है? तो जब भी रिएक्शन दिया जाए प्रोसेस पहचानना कि आयोनाइजेशन एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, क्या दिया हुआ है। क्लियर है? लिखें ये। बच्चों अब मैं ना आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सारे ऑर्डर समझा दिए मैंने आपको, अब मैं एग्जैक्ट वैल्यूज लिखने जा रहा हूं तो हमको एग्जैक्ट कंपैरिजन पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? हटा दूं ये? लिख लिया? देखो जरा, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल of some elements, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, -73, -60, -53, -48, 47, ये तो कोई टेंशन है ही नहीं। बात समझ में आया? ये तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बोलो, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ही हो रही है नेगेटिव में। अब देखो जरा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, तो ऑक्सीजन की है माइनस का 141, माइनस का 200, माइनस का 195, माइनस का 190 और माइनस का 174। क्लियर है? तो यहां पर देख लो सबसे कम ऑक्सीजन की आ रही है नेगेटिव में। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस का 328, माइनस का 349, फिर सेकंड फर्स्ट है ना, फिर ये आ जाएगा 325, 295 और 270। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब तो पॉजिटिव होते हैं। इनमें सबसे हाईएस्ट पॉजिटिव किसकी होगी? नियॉन की। 48, 116, 96, 96, 77, 68। देख लो जरा, सबसे हाईएस्ट इसकी, सबसे लोएस्ट इसकी। आ रहा है? क्लियर है? तो जो मैंने आपको सिखाया वही यहां पर अपन देख पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, 27, 43, 29, 29। एल्यूमिनियम की ज्यादा और इसकी कम। क्लियर है? उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, 122, 134, 116, 116। देख लो थर्ड फिर सेकंड। तो पी ब्लॉक में सब में ऐसा ही होता है ना। और अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, फोस्फोरस,
आर्सेनिक एंटीमनी +8, समझ में आ रहा है? -72, -78, -103। देख लो जरा, फोस्फोरस की हमने लिखा था ना, एल्यूमिनियम से तो ज्यादा ही है, क्लियर है? तो ये सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं, कोई तकलीफ? लिख लें, क्या ठीक है, वो नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा। जो मैंने हाईलाइट नहीं किया वो पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ चीजों को याद रख पाना फिर वो इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, कल खत्म करेंगे। लाओ मॉड्यूल दो, पीरियोडिसिटी वाला, ये रहा तो नीचे रखा है। एक्सरसाइज 1 में 23 से लेके 32 तक, 23 से लेके 32 तक। एक्सरसाइज 2 में 25 से लेके 43 तक। एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में, एक्सरसाइज 3 सेक्शन ए में कौन कौन से छोड़ने हैं बता देता हूं, ठीक है ना? 5th छोड़ देना, 13th छोड़ देना, 14th छोड़ देना। 14, 20 छोड़ देना, 21 छोड़ देना, 22 छोड़ देना, 23 छोड़ देना, और 29 छोड़ देना। बाकी सारे कर लो। एक्सरसाइज 3 सेक्शन बी में छोड़ देना और 18 छोड़ देना। ये भी कल हो जाएगा, कल मैं चैप्टर ही कंप्लीट कर दूंगा। एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में कौन कौन सा छोड़ना है ये बता रहा हूं। फिफ्टीन, 21, 22, 23, 32, 33, 34 और 35। ठीक है, बाकी सब क्लियर है? ये लो।